Hi everyone, good evening. Hi Rugved. Good evening Aditya. Yeah, hi Tanmay, hi Sahil. Hi Shreya. Good evening Sanika. Good evening Siddhi. Hi Sairam. All right. सुसंध्या. क्या बात है लक्ष्मी. मतलब is this a new feature that has come in Zoom that you can type in Hindi as well over here? Did not know. Or are you copy pasting from somewhere? अच्छा. All right. ठीक है. सो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था. ठीक है. सो लास्ट क्लास में हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री का डिस्कशन कर रहे थे. करेक्ट. एंड आई गेव यू द कॉन्टेक्स्ट that how we are going to
why is it that we are trying to understand thermochemistry? What would be the understanding behind it? And in order to perform calculations over reactions, we did understand the importance of establishing a reference, establishing a standard. Now, अच्छा हाँ राइट, मैं तो भूल ही गया, आप लोगों का केवीपीवाई का पेपर हुआ होगा ना? कैसा गया आप लोगों का केवीपीवाई का पेपर? हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड गिव केवीपीवाई पेपर? बस 2 ही ने दिया है, बाकी किसी ने केवीपीवाई का पेपर नहीं दिया? अच्छा अच्छा, अभी दिया है। हाँ हाँ, केवीपीवाई का पेपर इज a good look into a national level examination. ठीक है, नहीं नहीं, डजेंट मैटर आईआईएससी जाना है कि नहीं जाना है, दैट शुडंट बी द only reason why you should give KVPY का paper. What KVPY का paper does is it gives you an idea into how your competition is at a national level. Those who are giving this exam seriously, तो आपको एक आइडिया लगने लगता है। हाँ, मतलब केवीपीवाई के बाद में जनरली ऐसा रहता है दैट इट इज not a tough examination, like it doesn't really ask a lot of tough questions, but उसमें एक जो एस्पेक्ट है वो यही रहता है दैट सिलेबस के थोड़ा आगे चलता है वो, एज इन व्हाट यू हैव कवर्ड हेयर while preparing for JEE, उसके कंपैरिजन में सिलेबस थोड़ा सा आगे का रहता है। लेवल डिफिकल्ट नहीं होता, लेवल इज समथिंग which is I would say average or around average only. ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चन नोट्स में से आ गए, आप लोगों को हेल्प मिली उसमें से, चलो दैट्स गुड टू नो। हाँ हाँ, उसमें 9th-10th की केमिस्ट्री में से क्वेश्चंस आते हैं, वो तो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा। हाँ, बायो वगैरह के तो क्वेश्चंस करेक्ट 9th-10th के ही वो लोग ज़्यादातर पूछते हैं उसमें। वो तो है। हाँ हाँ, मतलब आप दे सकते हो, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट कई स्टूडेंट्स 12th में भी देते हैं केवीपीवाई का पेपर। हाँ, ऑल्दो इट इज समथिंग विच इज एडवाइज दैट प्रायोरिटी पर आप अपना जेई का पढ़ाई रखोगे, बिकॉज जेई के स्कोर के बेसिस पर इज वेयर यू आर गोइंग टू यू नो get exposure to almost all the colleges that are there. KVPY is more of a, you can say, a benchmarking kind of an exercise. जो टॉप करते हैं ऑफ कोर्स उनको स्कॉलरशिप मिलती है, एंड दे आल्सो हैव अ ऑप्शन ऑफ जॉइनिंग द आईआईएससीज, दैट इज ऑल देयर। चलो अच्छा है, मैं देखता हूँ, मैंने पेपर एक्चुअली देखा नहीं, इस बार का पेपर आ जाएगा, अभी देख लूँगा, ऑनलाइन दिख जाएगा कैसा है। चलो गुड है, ऑल राइट। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन लोग, अपने करंट टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं। सो या एज आई वाज सेइंग, लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री का डिस्कशन करते वक्त
ठीक है, वी डिड अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, ये वाला स्टैंडर्ड स्टेट पहले मैंने आपको समझाया था, दैट व्हाट डज स्टैंडर्ड स्टेट मीन. ठीक है, एंड देन बीच में ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक टर्म्स थे, इनको मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं करा. ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता ही थे. देन दिस वाज द की फोकस, डिफाइनिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने किस तरीके से डिफाइन किया था? हम लोगों ने एलिमेंट्स के लिए डिफाइन किया है, कंपाउंड्स के लिए डिफाइन किया है, एंड देन वी यूज दैट टू calculate the enthalpy changes of a reaction, right? That was our last important learning. So elements का enthalpy of formation हम लोगों ने define किया था किस तरीके से, that the most stable naturally occurring element का enthalpy of formation 0 रहेगा. And compounds के लिए we had focused on this definition that enthalpy of formation of a compound is the enthalpy change when 1 mole of compound is formed from its constituent elements in their most stable naturally occurring form. Doesn't matter if the reaction actually happens in real life or not, but that is how we define it. Based on defining this enthalpy of formation, like delta HF naught, like we have a idea into now how reactions ka enthalpy change can be written, right? So reactions ka enthalpy change write karne ke liye we had this formula with us, that it will be the sum of the enthalpy change of products minus sum of the enthalpy change of the reactants, each multiplied by their respective coefficient. ठीक है, so this is something यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपना डिस्कशन लीव करा था. हो सकता है कि अभी आपको ये पार्शियली समझ में आया हो. ये चीज़ का पूरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए थोड़े क्वेश्चन साथ में सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आपको एक क्लियर आइडिया लगेगा. इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, मतलब इनफैक्ट यू विल फाइंड थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट, एंड दिस इज़ नॉट my understanding only, this is in general students ka understanding also, that they find the thermochemistry part easier than the starting thermodynamics wala part, in which they talked about like वो adiabatic isothermal expansion compression cooling heating, वो सबसे ज़्यादा easy ये वाला पार्ट रहता है. थोड़ा सा रुक जाओ, आपको अपने आप वो चीज़ रियलाइज हो जाएगी. आज की क्लास में आई विल ट्राई एंड take you through those certain examples of thermochemistry. So यहाँ पर नोटिस करना, हम लोग इस फॉर्मूला को रेफर कर रहे थे. कहाँ गया वाला फॉर्मूला? Let me take this up. Enthalpy change of a reaction, right? Standard enthalpy change of a reaction. How to write it in form of the enthalpy of formation of different species. So if you have reactants, you have products, right? आप उनका enthalpy of formation किस तरीके से लिख सकते हो. अच्छा, having said this, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको लेके चलता हूँ. सो नोट दिस एग्जाम्पल, CH4 plus 2O2 giving CO2 plus 2H2O. स्टैंडर्ड रिएक्शन है, मीथेन का कंबशन, राइट? अब इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज आपको निकालना है. तो हाउ वुड यू write the formula for the enthalpy change of this reaction? You would write it as the sum of the enthalpy of formation of its products. The products are CO2 gas and H2O liquid. Multiply them by their stoichiometric coefficients. ठीक है, CO2 का coefficient 1 है, H2 का coefficient 2 है. So this is the sum of the enthalpy of formation of the products minus sum of the enthalpy of formation of reactants. ठीक है, reactant में यहाँ पर मीथेन है और ऑक्सीजन है. So you write the enthalpy of formation of methane as a compound, and you write the enthalpy of formation of O2.
Now, standard enthalpy of formation of O2, जो elements हैं in their most stable naturally occurring form, that is 0. तो क्वेश्चन में आपको इसका डेटा नहीं मिलेगा, बाकी तीन का डेटा मिल जाएगा, and you just substitute in this formula and get the answers. That is the simplest kind of question that you get in thermochemistry. ठीक है. Now, यहाँ पर अब आप नोटिस करना, before I start taking you through these numericals, एक बहुत ही simple अंडरस्टैंडिंग, हाँ, डेटा मैं आपको दूंगा ना, अभी अपन लोग शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, आपको थोड़ा कंफर्ट आएगा. सो बिफोर आई स्टार्ट गिविंग यू डेटा, बिफोर आई स्टार्ट आस्किंग यू टू सॉल्व क्वेश्चंस, सम simple logical points which are mentioned under this topic called as Hess law of heat summation. Although knowing the fact that enthalpy is a state function, you could have very well understood them logically. किस तरीके से देखना, because of the fact that enthalpy is a state function and an extensive property, you can understand the following observations. अगर कोई रिएक्शन है A goes to B और उसका enthalpy change X है, ठीक है, प्लस X है, then if I write the reaction in the opposite way, B goes to A, तो enthalpy change would be minus X kilojoule per mole. ऐसा क्यों? Because enthalpy is a state function. अगर मैं A से B जा रहा हूं और B से वापस A जा रहा हूं, तो overall delta H should be 0 because I returned back to the original state. So a change in state function should be 0. तो अगर A से B जाने पर प्लस एक्स का एंथैल्पी चेंज हो रहा है, तो B से A जाने पर माइनस एक्स का एंथैल्पी चेंज होना पड़ेगा. फेयरली सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. अच्छा, अगर A से B में जा रहा हूं और उसका एंथैल्पी चेंज x है, then if I write the reaction as 2A going to 2B, then the enthalpy change should be written as 2x kilojoule. What is it based upon? It is based upon the fact that enthalpy is an extensive property, as in it depends upon the size or the amount of the system. अगर A goes to B जा रहा है, यानी कि इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, 1 mole of A is giving 1 mole of B. तो जो भी एनर्जी एक्सचेंजेस हुए, से x joule kilojoule per mole. But if I represent the equation as 2A goes to 2B, then how do I read this? I read this as 2 mole of A giving 2 mole of B, and correspondingly the enthalpy change also becomes double, because enthalpy is an extensive property. It depends upon the size of the system. ठीक है. ओके, सुमित का क्वेश्चन है, सर A goes to B X है, तो 2A goes to B क्या होगा? अरे केमिकल रिएक्शन थोड़ा ना चेंज हो जाएगा ऐसे. What I meant was कि अगर आपका एक रिएक्शन है, समथिंग लाइक कैल्शियम कार्बोनेट गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, राइट, तो ऐसा थोड़ी ना आप मर्जी से इधर एक कोफिशिएंट और उधर दूसरा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते हो. समझ में आया? नहीं, अरे बाबा, तुम तो एकदम ही मतलब गलत क्या करते हो तुम. कभी कभी तो तुम मुझे ऐसे अमेज कर देते हो यार. व्हाट आई मीन टू से, सुमित, यहाँ पे नोटिस करना. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव दिस रिएक्शन N2 gas plus 3H2 gas is giving 2NH3 gas. ठीक है, इस रिएक्शन का डेल्टा H इससे X. ठीक है, I am saying that if I write the reaction as 2N2 gas plus 6H2 gas giving 4NH3 gas, ठीक है, then delta X would be 2X. Or if I write half N2 gas plus 3 by 2 H2 gas is giving
NH3 gas, then delta H would be how much now? बताओ सुमित. करेक्ट, x/2. अभी समझ में आया? ओके. अच्छा, नेक्स्ट ऑब्जर्व करना है यहां पर. इफ आई, ठीक है, मैं मिटाता नहीं हूं, चलो मैं तुम्हारे लिए रहने देता हूं, वरना तुम बाद में कंफ्यूज होते रहोगे. अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, 2NH3 गिविंग N2 गैस plus 3H2 gas, तो the delta H will be -x. ठीक है, ऑलराइट. अच्छा, अब लास्ट वाला पार्ट भी नोटिस कर लेना यहाँ पर. अगर A goes to B का डेल्टा H x है and B goes to C का डेल्टा H y है, and if I add the two and I get the third equation, right? What is happening? Let's say if I call this equation as 1, if I call this equation as 2, and if I call this equation as 3, and what I'm finding is that 3 can be found by adding 1 and 2, then I can say that delta H3 will be equal to delta H1 plus delta H2. Again, because enthalpy is extensive, it is additive in nature. ठीक है, समझ में आया गुरुदेव? ओके. Now, क्या कह रहे हो यश? We can define any reaction releasing or absorbing 1 kilojoule heat. Is it of any importance? Not really. मतलब कुछ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में आपको यूज करना होगा तो आप करने के लिए कर सकते हो, but typically the reference of measurements are on the basis of the quantity of reactants or products, not based on the quantity of heat released or absorbed. ठीक है, तो ये बेसिक एस्पेक्ट समझ में आए, हाउ टू डील विद डेल्टा एच. These manipulations are something which you will be using quite often. अब इनको ऑब्जर्व करने के बाद में, ठीक है, नोटिस करना, हम एक एक करके डिफरेंट एंथैल्पीज का डिस्कशन करेंगे. ठीक है, अब आप यहाँ पे नोटिस करना, लाइक मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट की तरह आपको ये स्टेटमेंट लिखा देता हूँ. ठीक है, आफ्टर डिफाइनिंग स्टैंडर्ड कंडीशन, standard enthalpy of formation. ठीक है, किस किस का डिफाइन करा हम लोगों ने? एलिमेंट्स का एज वेल एज कंपाउंड्स का. एंड राइटिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. ठीक है, एनी रिएक्शन in terms of standard enthalpy of formation. ठीक है, डेल्टा एच एफ नॉट जो हमने डिफाइन किया था. We learn certain standard enthalpies. ठीक है, we learn this standard enthalpies and we learn their definitions and application. जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी कुछ सीखी हुई है,
ठीक है, you might remember learning about certain standard enthalpies. For example, do you remember this? Do you remember this? क्या क्या था ये? This was ionization enthalpy, electron gain enthalpy, ठीक है, hydration enthalpy, राइट. इनफैक्ट इस चैप्टर में आपने लैटिस एंथैल्पी भी सीखा था. इस चैप्टर में नहीं, इसके पहले वाले में. ठीक है, दिस इज आई ई ई जी एच ई एल ई, लाइक देर आर मेनी. एंड ये सब जो एंथैल्पीज आपने सीखे थे, इनमें एन इम्पॉर्टेंट लर्निंग वाज देयर डेफिनेशंस. ठीक है, देयर डेफिनेशन play a very important role in standardizing what these are. ठीक है. Now इसी तरीके से इस चैप्टर में अब हम थोड़े और एंथैल्पीज भी डिस्कस करेंगे, एंड आपको उन एंथैल्पीज को धीरे धीरे अपने मेमोरी में याद रखना पड़ेगा, एम्बेड करना पड़ेगा. बिकॉज आप जब क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है, तो क्वेश्चंस का नेचर कुछ इस तरीके से रहेगा कि ये एंथैल्पी, ये एंथैल्पी, ये एंथैल्पी दिया हुआ है. ठीक है, एंड दे कैन बी वन ऑफ दी स्टैंडर्ड वंस, लाइक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, किसी का आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिया है, किसी का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया है, राइट. एंड एक कोई अननोन एंथैल्पी आपसे पूछ लेंगे. Now, how do you connect them? How do you connect them with each other? You will only able to connect them with each other if you know their respective definitions. कि अच्छा इसका मीनिंग ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन रहती है, इसका मीनिंग ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन रहती है, इसका मीनिंग और इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये रहती है. एंड नाउ इनको मैनिपुलेट करके हाउ कैन आई गेट दी अननोन. दैट इज द एंटायर एक्सरसाइज दैट हैपेंस इन थर्मोकेमिस्ट्री. ऑलमोस्ट 90%. ठीक है, 10% में ऑफकोर्स थोड़ा वेरिएशन रहेगा, वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, बट 90% क्वेश्चंस ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री वुड बी ऑफ दिस नेचर, वेयर यू वुड बी गिवन सर्टेन एंथैल्पीज and you would be asked certain enthalpies. All you have to do is remember their definitions, write their corresponding equations, do the manipulation and get the answer. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ एग्जाम्पल इज दिस वन दैट आई हैव रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का डेटा दे दिया और इक्वेशन 3 का डेटा पूछा है. तो यहाँ पर द मैनिपुलेशन इज लाइक द मोस्ट बेसिक मैनिपुलेशन दैट यू कैन कम अक्रॉस. थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेशंस भी आपसे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा. ठीक है, नाउ अब नोटिस करना, सबसे पहला एंथैल्पी विल बी दिस एंथैल्पी ऑफ combustion. Now this enthalpy of combustion, as you can guess from the word, is related to combustion of substance. However, standard definition क्या रहेगा उसको आप notice करना. It is the enthalpy change when 1 mole of substance combines with requisite amount of oxygen to undergo complete combustion and give stable final product. ठीक है, मतलब important words हैं इसमें. 1 मोल कंपाउंड होना चाहिए. ठीक है, यानी कि रिएक्शन जब आप लिखोगे तो जिस सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ कंबशन हम लोग लिखने वाले हैं उसका कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए. इट शुड अंडरगो कंप्लीट कंबशन एंड गिव द फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज लिखना है, राइट. सो 1 मोल ग्लूकोज यानी कोफिशिएंट ऑफ ग्लूकोज शुड बी 1 कंबाइनिंग विद रिक्विजिट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू गिव यू फाइनल प्रोडक्ट्स व्हिच आर in this case CO2 and H2O. ठीक है, you have say enthalpy of combustion of methane gas. So 1 mole of methane gas combining with requisite amount of oxygen to give you the stable final products, that is CO2 and H2O. ठीक है, जैसे अब यहाँ पे नोटिस करना,
I have to write enthalpy of combustion of carbon. ठीक है, तो अब वो रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा? Carbon plus O2 should give you CO2. Don't make the mistake of writing CO, ठीक है, because that is not the stable final product. ठीक है, अच्छा, इसमें भी एक और चीज नोटिस करना, इनफैक्ट इस तरीके से रहता है दैट जब एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन आपसे पूछा जाता है, देन more often students tend to write here that we should take carbon graphite as the allotrope. ठीक है, हाँ, S represents the solid, so carbon graphite लेते हैं. However, यहाँ पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. यहाँ पर इनफैक्ट कार्बन ग्रेफाइट का एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड कार्बन डायमंड का एंथैल्पी ऑफ कंबशन वुड बी अलग अलग. ठीक है, दिस विल बी सम से x, ठीक है, जनरली ये हीट रिलीज होती है तो नेगेटिव x किलो जूल पर मोल होगा एंड ये कुछ नेगेटिव y किलो जूल पर मोल होगा. दे विल बी डिफरेंट बिकॉज एक जगह हम ग्रेफाइट के कंबशन की बात कर रहे हैं और एक जगह हम डायमंड के कंबशन की बात कर रहे हैं, तो दोनों अलग रिएक्टेंट्स हैं एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी अलग अलग आएगा. ठीक है, इनफैक्ट जो अपन ने जब डिस्कशन भी किया था, ठीक है, तो इसमें कैसा रहेगा? नहीं चलो वो अभी मैं नहीं बताता आपको, थोड़ा और कंफ्यूज हो जाओगे. जस्ट आप इसमें नोटिस कर सकते हो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोटिस करने के लिए है अभी, is that when I gave this example to you that I wanted you to write the enthalpy of combustion of carbon, ठीक है, carbon solid, I should have mentioned in the question that which allotrope of carbon, because different allotropes can have different enthalpy of combustion. अगर यहाँ पे मैं कल को चारकोल भी लिखूंगा या फुलरीन भी लिखूंगा तो उसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन अलग होगा. ठीक है, जब हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, इफ यू रिमेंबर in the last class when we were talking about the enthalpy of formation, then I was very clear that the element has to be in its most stable naturally occurring form, and for carbon that will be carbon graphite. ठीक है, बट कंबशन में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. ठीक है, इसको इनफैक्ट स्ट्रेस करते हुए बुकलेट में क्वेश्चन भी है. ठीक है, अगर मौका मिलता है तो आई विल शेयर दैट क्वेश्चन right away with you so that you understand the point which I'm trying to stress on. Okay, दो क्वेश्चंस लिखूंगा साइमल्टेनियसली यहीं पर आपके कंपैरिजन के लिए. रुको, एक ये एंड the other is this one. नेगेटिव मैंने इसलिए लिखा था बिकॉज कंबशन में हीट रिलीज होती है ना, तो एंथैल्पी का साइन नेगेटिव आएगा.
ऑल राइट, विद बोथ दीज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, अब आप नोटिस करना दैट यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है। तो हेयर, ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करना पहला वाला ऑप्शन क्यों गलत हो जाएगा? करेक्ट, यहाँ पर ऑक्सीजन लिक्विड में लिखा हुआ है, ठीक है, दैट इज व्हाट मेक्स दिस इनकरेक्ट। ऑल राइट, दूसरा ऑप्शन, व्हाट अबाउट द सेकंड ऑप्शन? दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इसमें क्या गड़बड़ हो गया? बिकॉज यहाँ पर कार्बन डायमंड के फॉर्म में लिखा हुआ है। करेक्ट, यहाँ पे ग्रेफाइट होना चाहिए था। तीसरा ऑप्शन, सही है कि गड़बड़ है? नहीं नहीं, कंपाउंड का स्टेबल स्टेट से मतलब नहीं है, एलिमेंट के स्टेबल स्टेट से मतलब है हमको। यहां पर ये गड़बड़ हो गया एंड इसका रीजन था दैट जिसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखा जा रहा है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। करेक्ट, एंड देन दिस लास्ट वन is the correct one, in which 1 mole of methanol is getting formed from carbon graphite, H2 and O2 gas। ठीक है, हाँ वो यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया होगा, लाइक इसको हटा दो, वो गलती से टाइपिंग में आ गया होगा, दैट्स इट। हाँ, methanol can be gas also, for example if I would have written this reaction, ठीक है, CH3OH gas and written this thing same, exactly the same, तो भी ये करेक्ट होता, बट दोनों का वैल्यू अलग अलग रहता। ठीक है, ऊपर वाला as in the D option would have been the enthalpy of formation of methanol liquid, and the नीचे वाला जो मैंने अभी जस्ट लिखा है that would have been enthalpy of formation of methanol vapors। ठीक है, both are valid but their values would have been different। समझ में आया? तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ यश? ओके, अच्छा, अब यहां पर हीट ऑफ कंबस्शन के ऊपर नोटिस करो कैसा रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हीट ऑफ कंबस्शन? पहला वाला ऑप्शन क्यों गड़बड़ हो गया? ग्रेफाइट की वजह से गड़बड़ नहीं हुआ सुमित, इट इज बिकॉज यहां पर CO लिख दिया है। फाइनल प्रोडक्ट शुड बी द फाइनल कंप्लीट कंबस्शन का प्रोडक्ट, यहां पर इनकम्प्लीट कंबस्शन हुआ है, इस वजह से ये गलत है। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन ये सही है, डजेंट मैटर इट इज कार्बन ग्रेफाइट और कार्बन डायमंड। ठीक है, ये सही रहता। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन भी गड़बड़ हो गया बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यहां पर ये इनकम्प्लीट कंबस्शन लिखा है। ठीक है, इवन इफ देयर वाज दिस ऑप्शन दैट कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गिविंग CO2 गैस, ठीक है, प्लस व्हाटएवर XYZW कैलोरी, तो भी ये सही रहता। क्यों? बिकॉज कंप्लीट कंबशन हो रहा है एंड दीज टू हैव बीन डिफरेंट वैल्यूज, डायमंड का अलग होता है, ग्रेफाइट का अलग होता। ठीक है, हाँ ये नोटेशन एक्चुअली यहाँ पे प्लस इन द सेंस, ओके, यहाँ पर नोटिस करना दैट समटाइम्स इन क्वेश्चंस आपको डेल्टा H ऐसे अलग से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, समटाइम्स इट इज एम्बेडेड इन द रिएक्शन इटसेल्फ। व्हेन इट इज एम्बेडेड इन द रिएक्शन तब उसमें क्या है, इट इज रिटन
ऐसे +5 मतलब इतना हीट रिलीज हो रहा है, लाइक प्रोडक्ट साइड पे लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि कितना हीट रिलीज हो गया है। ठीक है, ये दोनों तरीके रहते हैं लिखने के। वन वे इज आपने रिएक्शन लिखा एंड रिएक्शन के साइड में मेंशन कर दिया कि ओके दिस इज द डेल्टा एच, और समटाइम्स यू एम्बेड दैट हीट इनटू द रिएक्शन। आप ऐसे लिख सकते हो कि रिएक्टेंट प्लस x कैलोरी इज गिविंग प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, इट इज अब्सॉर्बिंग x कैलोरीज ऑफ हीट। या फिर आप लिख सकते हो रिएक्टेंट इज गिविंग प्रोडक्ट प्लस x कैलोरीज ऑफ हीट, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया, इट इज एमिटिंग x कैलोरीज ऑफ हीट। ठीक है, हाँ बोलो गुरुदेव। यस सर। सर हमें इस एंथैल्पी ऑफ कंबशन की एक कंडीशन है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, तो फिर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेके हमें मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा नहीं नहीं, बाय ऐसा डिफॉल्ट। कंडीशन नहीं है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का। कंडीशन है कि रिक्विजिट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहना चाहिए जितना हाँ सॉरी रिक्वायर्ड है सर, फॉर वन कंप्लीट मोल ऑफ कंबशन। 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, हाँ 1 मोल ऑफ उतना सब्सटेंस रहना बाय चाहिए। बाय डिफॉल्ट ही मिल जाएगा बाय ये मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट रहना चाहिए, आप कंप्लीट कंबशन करोगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलना चाहिए। दैट इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज। सर बट वो स्टेबल आपने लिखा ना, स्टेबल प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट। हाँ, सो स्टेबल इन द सेंस दैट इनकम्प्लीट कंबशन नहीं होना चाहिए, इट शुड रीच द एंड। ओके सर। अभी आप CO2 को और थोड़े ना ऑक्सीडाइज कर सकते हो, यस सर। CO2 को और थोड़ा ना बर्न कर सकते हो और थोड़ा कंबस्ट कर सकते हो। यस सर, ठीक है, समझा सर। ओके। नाउ अब यहाँ पे नोटिस करना दैट हाँ, ये एक काइंड ऑफ ये भी एक नोट की तरह ही हो गया कि इन ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम्पल्स व्हेन कंबशन अकर्स, ठीक है, हीट इज रिलीज्ड। बट ये दो एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखना, F2 और N2 का केस जो है, इनका जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होता है देन हीट इज अब्सॉर्ब्ड, इनका एंथैल्पी ऑफ कंबशन पॉजिटिव रहता है। ऐसा क्यों रहता है, इट इज रिलेटेड टू देयर नेचर, द काइंड ऑफ बॉन्ड एनर्जीज दैट आर गोइंग टू बी प्रेजेंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो इनमें those bond energies are such that the enthalpy of combustion comes out to be positive। ठीक है, अगर रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होंगे तो एंथैल्पी नेगेटिव होगा। अगर रिएक्शन, ये तो यार बहुत पहले बेसिक कराया था ना मैंने, इसलिए लास्ट क्लास में वो चीज लिखी थी बट मैंने बोली नहीं थी, मतलब दिस वाज समथिंग मुझे बोल देनी चाहिए थी, मुझे पता होना चाहिए था कि हमारे साथ सुमित बैठा हुआ है। कैसे बातें करते हो तुम सुमित, हमने इतनी बार डिस्कस किया है ये पिछले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में भी। एंडोथर्मिक केस में डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक केस में डेल्टा एच नेगेटिव होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ऑल राइट, सो नाउ दैट यू आर फेमिलियर विद द डेफिनेशंस, ठीक है, at least some definitions, then I can now begin to do one or two numericals with you। तो नोटिस करना ये पहला न्यूमेरिकल किस तरीके से रहेगा। यू हैव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, you have enthalpy of formation of CH4, that is asked, and you have been given these enthalpies. You have been given enthalpy of combustion of carbon graphite, you have been given enthalpy of combustion of CH4, and you have been given enthalpy of combustion of H2, right? So this is the classic kind of an example which I was talking about, that thermochemistry helps us with. So if you would notice,
कि ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन का रिएक्शन है वो कैसा रहता है, कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2 गिविंग CH4 गैस, राइट। इस तरीके से कुछ ये रिएक्शन रहेगा। नाउ दिस रिएक्शन डजंट हैपन प्रैक्टिकली। ऐसा नहीं होता कि कार्बन का आपने एक ग्रेफाइट का बेड लिया, उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास कराई तो मीथेन बनने लग गया। However, I am asking you to still come up with that अगर ये रिएक्शन हो रहा होता तो then can you predict for me what would have been the enthalpy change? कितना हीट रिलीज हो रहा होता, कितना हीट अब्सॉर्ब हो रहा होता। ठीक है, अब इसमें आपकी हेल्प के लिए मैं कुछ ऐसा डेटा दे रहा हूं जो कि एक्सपेरिमेंटली निकाला जा सकता है। जैसे जो ये कंबशन के एंथैल्पीज हैं, हमने एक कैलोरीमीटर डिजाइन करा, उसमें ग्रेफाइट का सैंपल डाला और उसको इग्नाइट कर दिया और कैलोरीमीटर से रीडिंग लेकर उसका हीट रिलीज्ड निकाल लिया और उससे डेल्टा यू और डेल्टा यू से डेल्टा एच रिपोर्ट कर दिया। वैसे ही हमने मीथेन के साथ भी करा और H2 के साथ भी करा। तो ये डेटा हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। Then based on this data, can you let me know what should be or what would be the value of enthalpy of formation of CH4? नहीं, ऐसा आज नहीं होते ना समय, मतलब हो सकता है कि ये रिएक्शन आज हम लोग परफॉर्म होते हुए नहीं देख रहे हैं हमारे सामने, बट कल को हम लोग कुछ ऐसा कैटलिस्ट डिजाइन कर सकते हैं ना, which might make this reaction possible in a practical time frame. हो सकता है कि रिएक्शन पॉसिबल हो, बट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट कैटलिस्ट इतना स्लो हो रहा हो कि हमें दिखता ही नहीं है, मतलब ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा है। बट कल को अगर हो रहा है तो मैं आपसे समझना चाहूंगा ना कि भाई इसमें हीट रिलीज हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है, उसी हिसाब से फिर मैं लाइक एक्सपेरिमेंट का सेटअप रखूंगा। अगर बहुत हीट रिलीज हो रही होगी तो फिर मैं उसमें लाइक कूलेंट्स वगैरह रखने का सेटअप करूंगा जब इस एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आया? ऑल राइट, तो कुशल ने आंसर दिया है। कुशल ने क्या आंसर दिया है? -963 किलो जूल पर मोल। किसी और का भी ऐसा ही आ रहा है क्या? आई डोंट नो द आंसर, एक बार नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा वो, बट अगर आप में से किसी ने निकाला है तो लेट मी नो। ठीक है, तरीका क्या रहेगा? बेस्ड ऑन योर नॉलेज of definition of these enthalpies, write down their equations, manipulate those equations and find relationship between them. यही आपका होल एंड सोल तरीका है। ठीक है, चाहिए तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। जो पहला वाला इक्वेशन है, इनफैक्ट पहला वाला नहीं, ये जो येलो वाला है, येलो वाला कौन सा है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। ये इसका इक्वेशन रहेगा, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गिविंग CO2। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन का ये पिंक वाला इक्वेशन रहेगा और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 का ये ब्लू वाला इक्वेशन रहेगा। ठीक है, अब वो ब्लू है कि पता नहीं कौन सा कलर है, क्या बोलते हैं लोग इस फैंसी कलर को? टील, टर्कोइस, कौन सा कलर होगा ये वाला? ब्लू तो नहीं बोलेंगे यार, ब्लू थोड़ा मतलब ऐसे गंवार हो जाएगा। नहीं नहीं यार, क्या तरुण तुम कुछ, अच्छा तरुण ने बताया सियान, सियान बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? चलो चलो ठीक है, हाँ हाँ, मतलब जैसे काम में, मतलब तुम्हें आंसर निकालने में इतना इंटरेस्ट नहीं आया जितना फटाफट कलर बताने में इंटरेस्ट आ रहा है। आंसर बताओ तुम लोग।
अच्छा, ये अमंग अस में से कलर ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हो क्या मतलब? अरे मैंने तो आंसर ही लिख दिया यहाँ पे, छुपा लेता हूँ। तो ये फोर्थ वाला जो है ये आपको निकालना है फ्रॉम दीज 1, 2 एंड 3, ठीक है। एंड वो मैनिपुलेशन आपको करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना, जब फर्स्ट टाइम, अच्छा इतना पार्ट तो समझ में आ गया आपको, एटलीस्ट ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया जो ये फर्स्ट पार्ट था, that based on the knowledge or definition of the enthalpies you are able to write down the equations। ये equations तो आपने लिख लिए हैं, ठीक है। अब आपको करना है मैनिपुलेशन, लाइक यू हैव टू गेट डाउन एंड राइट दिस और गेट दिस फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम 1, 2 एंड 3। अब उसमें कैसा होता है दैट मेनी टाइम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं, उनको नहीं आता है, स्ट्राइक होता है कैसे करना है, ठीक है। तो इट इज कम्प्लीटली ओके, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रैक्टिस लगता है। मैं आपको अभी तरीका समझाऊंगा किस तरीके से हमें करना है, बट until unless you solve by yourself ऐसे ही कुछ 10-15 क्वेश्चंस मैनिपुलेशन के, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तरीका बहुत आसान रहेगा, जैसे आप यहाँ पे नोटिस करना कि मुझे चाहिए फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन में एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई वांट द फोर्थ इक्वेशन। अब ये फोर्थ इक्वेशन 1, 2, 3 से कैसे मैं लेके आऊंगा, तो फोर्थ इक्वेशन में सबसे पहले रिक्वायरमेंट है मेरी कार्बन ग्रेफाइट की, ठीक है। नाउ ऊपर की 3 इक्वेशन में कार्बन ग्रेफाइट किस में दिख रहा है मुझे? फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। क्या मुझे कार्बन ग्रेफाइट लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है? क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए है, परफेक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है। क्या कार्बन ग्रेफाइट का कोफिशिएंट 1 है? क्योंकि मुझे फोर्थ इक्वेशन के हिसाब से 1 ही चाहिए। तो क्या कार्बन ग्रेफाइट का कोफिशिएंट 1 है? द आंसर इज यस। तो ठीक है, मैं फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज लिखना चाहूंगा। देन आई कम टू द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। फोर्थ इक्वेशन में मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? 2H2 की। नाउ व्हेन आई लुक एट दीज 3 इक्वेशंस, मुझे H2 दिख रहा है सिर्फ थर्ड इक्वेशन में। मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, बहुत अच्छी बात है। बट मेरे को कोफिशिएंट यहाँ पर 2 चाहिए, बट थर्ड में तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 ही है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल मल्टीप्लाई द थर्ड इक्वेशन बाय 2 एंड सिंपली एड इट टू द फर्स्ट इक्वेशन, ताकि मेरा 2H2 लेफ्ट में बना रहे। अब लास्ट रिक्वायरमेंट है मेरी CH4 की, ठीक है। CH4 किन में प्रेजेंट है? इन तीनों इक्वेशंस में, थर्ड सॉरी सेकंड इक्वेशन में। अच्छा, मुझे CH4 चाहिए राइट हैंड साइड पर, बट यहां पर CH4 कहां पर है? लेफ्ट हैंड साइड पर। कोफिशिएंट 1 ही है, मुझे कोफिशिएंट 1 ही चाहिए, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 ही है, बट मुझे अब चाहिए राइट हैंड साइड में। तो अब मैं क्या करूंगा? आई विल मैनिपुलेट दिस, आई विल रिवर्स दिस। तो रिवर्स करने पर क्या होता है? मेरा साइन उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको मैं रिवर्स करूंगा, ताकि ये CH4 राइट हैंड साइड पे आ जाए, और ऐड कर दूंगा, ठीक है। राइट, ऐड कर रहा हूँ नेगेटिव साइन के साथ में। समझ में आया ये? और डिटेल में अगर आपको जाना है तो यहाँ पे मैंने और डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने एज इट इज लिखा, सेकंड इक्वेशन सॉरी थर्ड इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऐसा बन जाएगा, एंड जो सेकंड इक्वेशन था उसको मैंने रिवर्स कर दिया, तो उसको मैं -2 कर रहा हूँ। अब आप इनको ऐड करोगे तो नोटिस करोगे CO2 कट जाएगा, ठीक है। H2 कट जाएगा, राइट। O2
ये यहाँ पर 2O2 था, तो ये O2 और ये O2 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? C प्लस 2H2 गिविंग CH4। समझ में आया? तो जो मेरा डेल्टा H4 है, that can be related to these delta H in the following way. Delta H4 will be delta H naught 1 plus 2 times delta H naught 3 minus delta H naught 2. अब इनके वैल्यूज ऊपर दिए हुए हैं, उनको मैंने सब्स्टिट्यूट करा, तो मेरा आंसर आ गया -73 किलो जूल पर मोल। समझ में आया? ठीक है, प्रैक्टिस में कराऊंगा आपको, अभी के लिए एक बार पहले समझ में आना चाहिए। कैसा रहेगा? नहीं नहीं, आंसर यू हैव टू रिपोर्ट एज -73 किलो जूल पर मोल ओनली, बिकॉज दैट माइनस साइन होल्ड अ सिग्निफिकेंस. व्हाट डज दैट माइनस साइन रिप्रेजेंट? दैट दिस enthalpy is energy released, like heat released. ठीक है, हाँ. सो हाउ आई सब्ट्रैक्टेड 2 के लिए मैंने क्या करा, मैंने 2 को उल्टा करके ऐड कर दिया, तो दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन. 2 को मैंने उल्टा करके ऐड कर दिया ना, तो CO2 और CO2 कैंसिल आउट हो गया, H2 और H2O कैंसिल आउट हो गया, राइट, एंड O2 एंड ये जो 2 O थे, ये 2 O2 कैंसिल आउट हो गए. ठीक है, डेटा आपको यहाँ पे ऊपर दिया हुआ था. ठीक है, डेटा कैसा दिया हुआ था? दैट ये जो डेल्टा एच कंबशन था, वन वन कितना था? -393. ठीक है, एज इट इज डेटा डालने का है. फर्स्ट इक्वेशन का -393 था, देन सेकेंड इक्वेशन का -890 था, एंड थर्ड वाले का -285 था, तो वो मैंने एज इट इज डाला है. ठीक है, आप नोटिस करोगे. ठीक है, साइन की हेरा फेरी एक जगह भी करी, गड़बड़ हुआ, तो फिर आंसर गलत आ जाएगा. ठीक है, हाँ, ऑफ कोर्स आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे यश जिसमें मैनिपुलेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज देन यू आर स्टक. ठीक है, चलो. अच्छा, ये तो चलो वापस उसी के ऊपर हो गया, कोएफिशिएंट की इंपॉर्टेंस के ऊपर. दैट व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6. तो sometimes students tend to not write the fractional coefficients. They are like कि ये 7/2 नहीं चाहिए, तो वो सब जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट देन दैट वुड नॉट बी अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6. जिस कंपाउंड के कंबशन की बात करी जा रही है उसका कोफिशिएंट 1 होना ही चाहिए. ठीक है, अच्छा, नाउ इसी के एडिशन में, ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, इसी के एडिशन में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर. नाउ बिकॉज आपने फिजिक्स में अब ये चीजें पढ़ ली है, तो आपके लिए रिलेटिवली काफी आसान हो जाएगा समझना. इट विल बी अ पीस ऑफ केक. सो जैसा मैंने आपको ये ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, दैट सर्टेन एंथैल्पीज कैन बी एक्सपेरिमेंटली अंडरस्टूड, right, such as these combustion enthalpies. These can be typically understood using this device called bomb calorimeter. So this is the experimental measurement of delta H combustion. अभी bomb calorimeter कैसा रहता है? It operates on the function on the condition of constant volume. तो इसमें कैसा रहेगा? You have a chamber, you call it bomb. इसके अंदर आप अपना sample ignite करते हो. It is surrounded by a water and an oil bath, which is completely insulated. And because of this ignition, because of this combustion happening in this chamber, there is a heat release which increases the temperature of this water bath. ठीक है, and there is a thermometer to measure कितना temperature rise कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर अब ऐसा हो जाएगा that heat released due to combustion is used to raise the temperature of calorimeter.
नाउ कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी आपको पता होता है, ठीक है. दिस इज समथिंग विच यू वुड नो बिफोर हैंड कि आपने जो भी सब्सटेंस यूज किया, वाटर यूज किया, ऑयल यूज किया, उसका हीट कैपेसिटी आपको पता होगा, ठीक है. डेल्टा टी इज समथिंग विच यू विल ऑब्जर्व फ्रॉम द थर्मोमीटर एक्सपेरिमेंटली. तो आपका जो भी हीट एक्सचेंज हुआ, कितना हीट रिलीज हुआ, वो आपको पता पड़ जाएगा. दैट विल बी द हीट रिलीज. अब नोटिस करना, मैंने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में V क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज इट इज द हीट रिलीज अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस, ठीक है. तो यहाँ पर ये हीट रिलीज हो जाएगा अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन विच वाज योर अननोन. द हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा टी आर, as I said, you already know them or have measured them, ठीक है. नाउ अब नोटिस करना, हमको चाहिए था डेल्टा एच. सो यू रिमेंबर दैट क्यू वी वॉज इक्वल टू डेल्टा यू एंड डेल्टा एच वॉज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, राइट. और डेल्टा एन जी आर टी, ये मैंने आप लोगों के साथ ऊपर डिस्कस किया था, दैट डेल्टा यू वॉज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा एन जी आर टी. यहाँ पर एक क्विक सेट ऑफ डेरिवेशन वापस से कर दिया था उसका, ठीक है. तो अब आपको डेल्टा यू पता है, डेल्टा एन जी क्या रहेगा इस रिएक्शन का, ठीक है. वो आप जो भी सैंपल रिएक्शन के साथ आपने कंबशन देखा होगा, ठीक है, आप उसका इक्वेशन लिखोगे और उसके हिसाब से उसका डेल्टा एन जी निकालोगे एंड देन यू विल रिपोर्ट द वैल्यू ओवर हेयर एंड यू विल गेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है. द ओनली catch I would say is taking care of units. Many times students commit mistake in that, so that is where it becomes really important for you to make sure यूनिट सही से यूज कर रहे हो, ठीक है. चाहिए तो मैं क्विक क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा देता हूँ. इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट. Alright, let's say this is the question. इसको अभी छोड़ दो, ये रेजोनेंस एनर्जी बाद में पढ़ाऊंगा मैं, बट अभी के लिए what would be the answer to this question? ऑलराइट, क्या आंसर आया आप लोगों का? केयरलेस मिस्टेक नहीं करनी यहाँ पे, आप देखो. इट इज C8H18. तो सबसे पहले तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर, लाइक C8H18 गैस plus O2 gas is going to give you 8 CO2 gas and then 9 H2O liquid, ठीक है. तो 16 16 प्लस 9 25, तो इसका कोफिशिएंट 25/2 हो गया. तो डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना हो जाएगा अब यहाँ पर, 8 प्लस 0. वाई 0? बिकॉज दिस इज लिक्विड. माइनस 1 प्लस 25/2, ठीक है. तो इससे आपका आंसर अब आएगा करेक्ट, एंड दैट वुड बी हाउ मच, 12.5, 13.5, 5.5. तो इट वुड बी दिस ए ऑप्शन.
समझ में आया? जिसका आंसर गड़बड़ हुआ, गलती पता पड़ी क्या हुई? सी ऑप्शन जिसने आंसर दिया, व्हाट वाज द मिस्टेक दैट यू गाइस मेड? आई गेस यू फॉरगॉट द ऑक्टेन का कोफिशिएंट. क्लियर है कैसे करना है ये? ऑल राइट. नाउ अभी तो इसमें एक्चुअली इन्होंने यहाँ पर आर और टी की वैल्यूज डाल दी है, ठीक है. तो यू वुड रियलाइज दैट आर यहाँ पर ऐसा यूनिट्स में 8.314 ले लिया एंड टेम्परेचर 298 केल्विन ले लिया, एंड बिकॉज किलो जूल्स में रिपोर्ट करना था तो दे डिवाइडेड इट बाय 1000. If they would have just used 298, then you would have reported the values in the units of joules. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं which you will make mistakes on, and जहां जहां पे मिस्टेक करते जा रहे हो ना, मेरा एडवाइस आप लोगों को ही रहेगा इस चैप्टर में, जहां जहां पे मिस्टेक करते जा रहे हो, note those mistakes, scribble down those mistakes, and you will be in a much better position to avoid those mistakes in future. All right, चलो अब एक और मैनिपुलेशन इस बार आप लोगों को खुद से ट्राई करना है एंड बताना है क्या रहेगा आंसर. You have three equations given to you और एक unknown है which is the heat of formation of KOH solid. क्या रहेगा आंसर बताओ. ऑल राइट, कुछ कुछ आंसर आ रहे हैं. ओके, प्रथमेश ने और लक्ष्मी ने सेम ही आंसर दिया है. हो सकता है करेक्ट हो, दो लोग सेम आंसर दे रहे हैं, या हो सकता है दोनों ने सेम ही मिस्टेक कमिट कर दी हो. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अब ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KOH का इक्वेशन लिखोगे, राइट. हाउ डज द heat of formation of KOH का equation look like? It will be 1 mole of KOH solid formed from its most stable naturally occurring form of these elements: potassium solid, half O2 gas and half H2 gas. Correct. अब आपको ये फोर्थ इक्वेशन चाहिए इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से, तो एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले चाहिए पोटेशियम सॉलिड. कहाँ मिलेगा? फर्स्ट इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड पर है. करेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड पर है. क्या कोफिशिएंट 1 है? कोफिशिएंट 1 है, तो ठीक है, एज इट इज फर्स्ट इक्वेशन को ऐड करना है. ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं O2 पर, राइट. O2 का रिक्वायरमेंट है, कितना रिक्वायरमेंट है? वी वांट O2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड हाफ कोफिशिएंट. अब तीनों में से सेकंड इक्वेशन में ही O2 है और हाफ कोफिशिएंट और लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो बढ़िया चीज है. तो सेकंड इक्वेशन को भी एज इट इज ऐड कर देंगे.
ठीक है। देन H2 पर जाऊंगा मैं, तो H2 फर्स्ट इक्वेशन में भी दिखेगा, सेकंड इक्वेशन में भी दिखेगा, तो आगे बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि H2 पर फिर डिस्कशन करना विल बी पेनफुल बिकॉज H2 was present in multiple equations. It doesn't make sense to discuss it. वो बाद में अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ ऐसे कंपोनेंट्स के बारे में बात करता हूँ जो एक ही जगह प्रेजेंट हो। जैसे अब यहाँ पे KOH सॉलिड आ गया। KOH सॉलिड कहाँ पर प्रेजेंट है? थर्ड इक्वेशन में प्रेजेंट है। क्या लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है? द आंसर इज नो, इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। क्या कोफिशिएंट 1 है? हाँ, कोफिशिएंट 1 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस KOH को राइट हैंड साइड पे लाना पड़ेगा। तो वी नीड टू टेक रिवर्स ऑफ द थर्ड इक्वेशन, राइट। तो यानी कि थर्ड को -1 से सब मल्टीप्लाई करो एंड ऐड कर दो। तो योर फोर्थ इक्वेशन बिकम्स 1 + 2 + -3। ठीक है, एंड वही चीज मैंने आपको यहाँ पे करके भी दिखाई है। 1 और 2 को एज इट इज लिखा और 3 को रिवर्स कर दिया, -3 लिखकर रिवर्स कर दिया एंड ऐड करके आई एम शोइंग यू हाउ कैंसिलेशंस आर हैपनिंग। ठीक है, आप देख लो, समझ लो, which gives you the final answer of -102.4 kilocalorie. ये समझ में आया किस तरीके से वर्क करा हमने? ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में भी यहाँ पे गलती मत करना। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज अप्रोप्रिएटली। जो डेटा दिया हुआ है ΔH1 का, ΔH2 का, ΔH3 का, वो एज इट इज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो ना। समझ में आ रहा है कैसे करना था? H2 का कैलकुलेशन मैंने बताया ही ना सत्या, इसीलिए तो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर K के ऊपर फोकस करा। K सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में था। O2 के ऊपर फोकस करा क्योंकि O2 सिर्फ सेकंड इक्वेशन में था। H2 पर जब मेरा नंबर आया तो मैंने देखा कि H2 फर्स्ट में भी प्रेजेंट है और सेकंड में भी प्रेजेंट है, तो फिर मैं H2 पे ध्यान नहीं दूंगा, वो मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगा। इट विल बी अ बिग वेस्ट ऑफ माई टाइम। तो आई स्किप्ड H2। देन आई फोकस्ड ऑन KOH कि KOH किधर चाहिए, इधर थर्ड इक्वेशन में ही है और राइट हैंड साइड में चाहिए, तो आई जस्ट फोकस्ड ऑन दैट। आई फोकस्ड ऑन K, आई फोकस्ड ऑन O2, आई फोकस्ड ऑन KOH। H2 would be then automatically get taken care of. I would not need to work on H2. It will automatically be taken care of. जैसा आप यहाँ पे देखोगे कि इधर हाफ H2 है और मतलब एक्चुअली इधर यहाँ पर H2 था और यहाँ पर हाफ H2 है, तो कैंसिल आउट होके यू कैन से हाफ H2 बच जाएगा। तो वो हाफ H2 यहाँ पे लिख दिया मैंने। समझ में आया कैसे करा? ठीक है, पूरा थर्मोकेमिस्ट्री में यही करना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू वर्क विद इन द एंटायर, मतलब एटलीस्ट जब तक सेकेंड लॉ स्टार्ट नहीं हो रहा है तब तक यू विल हैव टू जस्ट वर्क विद दिस। ठीक है, अब मैं आपको एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ में इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस कराए एंड व्हाट वाज द क्रक्स ऑफ दोस क्वेश्चंस? द क्रक्स वाज सिंपली दिस थिंग, कुछ डेटा मिलेगा, कुछ डेटा पूछा जाएगा। सो बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ डेफिनेशन ऑफ दीज एंथैल्पीज, राइट डाउन दोस इक्वेशंस एंड देन मैनिपुलेट दोस इक्वेशंस। अब मैं एक एडिशनल चीज एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा जिसका आपको ध्यान रखना रहेगा। सो नोटिस दिस थिंग इन दिस एग्जांपल। अगर आप खुद से कैच कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर खुद से नहीं कैच कर पाते हो तो फिर देखो आप। ठीक है, गिव मी 1 मोमेंट। कहाँ गया? नहीं, ये ढूंढना था। करेक्ट,
ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। राइट, क्या आंसर आया? तन्मय, तन्मय क्या कैच था क्वेश्चन में? व्हाट वाज द difference in this question as compared to the previous questions that I have asked? नहीं मतलब वो ठीक है, डेटा में कुछ है, which is the catch in the question. कोई भी अभी तक कैच नहीं आइडेंटिफाई कर पाया? What was the difference as compared to the previous questions? हाँ, राइट तरुण, राइट शुभम, दैट यहाँ पर the quantity is playing a crucial role. This is the catch in this question, that here 1 meter cube of methane under STP conditions is going to be combusted. Typically, the data which you had worked with Upar was on a per mole basis. So after getting on a per mole data, you would need to multiply with the moles that are there in 1 meter cube of methane in STP conditions. ठीक है, कैसे एक बार यहाँ पे नोटिस करना. सो एक एक करके ऑब्जर्व करना. अब आपको
इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, दिस इज द रिएक्शन फॉर विच यू नीड टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन मीथेन अंडरगोज कंबशन. नाउ अभी इस क्वेश्चन में rather than doing the equations and manipulations you could have simply used this formula, ठीक है, बट हो सकता है कुछ बच्चों को स्ट्राइक किया हो, कुछ बच्चों को हो सकता है स्ट्राइक नहीं किया हो, ठीक है, काफी कम को स्ट्राइक किया होगा क्योंकि इसके पिछले दो एग्जाम्पल में तो मैं आपको इक्वेशंस लिखा लिखा के मैनिपुलेट करा रहा था, उससे भी आंसर आएगा, ठीक है, डोंट बॉदर अबाउट दिस फैक्ट कि उससे आंसर नहीं आएगा, उससे भी आंसर आएगा बट उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा. दैट यू राइट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज CH4 CO2 H2O, और उससे आप ये मैनिपुलेट करके इक्वेशन निकाल सकते हो. और यू कैन डायरेक्टली use this formula that enthalpy of a reaction is sum of the enthalpy of formation of products multiplied by their coefficients minus sum of the enthalpy of formation of reactants multiplied by their coefficients. So because that data is directly given to you, अच्छा O2 की जरूरत नहीं पड़ेगी because of the fact that O2 is an element, तो उसका enthalpy of formation, standard enthalpy of formation 0 ही रहेगा. तो बाकी तीन का डेटा आपको दिया हुआ है एंड उससे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -805 किलो जूल पर मोल. ठीक है, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस डेटा, ये जो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो दिस डेटा कम्स पर मोल बेसिस पर, ठीक है, बट दैट इज नॉट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. द क्वेश्चन इज आस्किंग कि 1 मीटर क्यूब के लिए कितना डेटा, कितना हीट रिलीज होगा. तो फिर बस यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है कि 1 मोल से 805 किलो जूल हीट रिलीज हो रहा है, तो 1 मीटर क्यूब मतलब कितना, 1000 लीटर्स, दैट इज 1000/22.4 मोल्स, राइट. तो कितना किलो जूल्स में हीट रिलीज होगा, ठीक है. हाँ, अच्छी बात है अगर आपको यहाँ तक आ गया था तो यहाँ तक आप, अगर आपका आ गया है -805 तक, तो इट्स अ गुड थिंग दैट आपको ये मैनिपुलेशन एटलीस्ट समझ में आ गया है. तो द न्यू कैच विच यू लर्न ओवर एंड अबव दिस वाज द क्वांटिटी पार्ट, ठीक है, दैट यहाँ पर इन दिस क्वेश्चन इट वाज 1 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन जिसके बारे में डेटा आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है. समझ में आया बाकी लोगों को भी? अच्छा, ठीक है, चलो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना. वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्टी है, उसी के ऊपर बिल्ड कर रहा हूँ, लाइक आई एम बिल्डिंग ऑन दैट लर्निंग कर्व ओनली. हाँ, इसका आंसर बताओ क्या रहेगा, ठीक है. अगेन द कैच ऑफ क्वांटिटी इज हियर, सी इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट.
All right, so I think I have given enough time. All right, क्या आंसर रहेगा क्विकली एक बार देख लेना. हाँ, आई थिंक बी ऑप्शन इज द वन विच इज द करेक्ट, बट एक बार डबल चेक कर लेते हैं. अब यहाँ पे नोटिस करना, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम का 1 मोल रहना चाहिए. एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस O2 gas is going to give you what? The final product, that is Al2O3. ठीक है. कोफिशिएंट एल्यूमिनियम का 1 रहना चाहिए है. ठीक है, दैट इज द कैच. इस रिएक्शन का, ठीक है, इस रिएक्शन का डेल्टा H हैज बीन गिवन टू एज -837.8 किलो जूल्स पर मोल. करेक्ट. अब इसको हम लोग कैसे रीड कर रहे हैं कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3/2 moles of O2 giving half mole of Al2O3, and this is the heat released. Now what the question is asking कि अगर -250 किलो कैलोरी, मतलब -250 इंटू 4.18, ठीक है, पहला तो कैच यहाँ पर है, कंसिस्टेंट यूनिट्स रखनी है. इतनी हीट अगर रिलीज हो रही है तो इनके मोल्स कितने कितने होंगे. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. तो अब ठीक है, मतलब कुछ और बचा नहीं है. लाइक यू कैन अप्लाई द यूनिटरी मेथड, या तो आप एक को लिंक करते हुए यूनिटरी मेथड अप्लाई करो या डायरेक्टली अप्लाई करो, आई डोंट माइंड, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? हाँ हाँ, मतलब वो यूनिट्स का कन्वर्जन तो ठीक है, वो करना ही पड़ेगा आपको. 4.2 कर सकते थे 4.18 की जगह, दैट्स ओके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शंस दूर दूर हैं, तो दैट अप्रोक्सीमेशन यू कैन डेफिनेटली टेक केयर. ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है. नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग और आगे के एंथैल्पीज डिस्कस करेंगे. एंड अंडरलाइन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, यू वुड नीड टू know the definitions and do the appropriate manipulations. ठीक है, इस पर बेस में होमवर्क आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा. हाँ, कुछ पूछना है बताओ, बोलो शुभम. हाँ, मैं आज का होमवर्क देता हूँ, साथ में फिर डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, चलो, ऑल राइट गाइस, थैंक यू.